नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटले, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शालेवारा। आज हम कक्षा 12वीं में विषय जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1, जीवों में जनन। जीवों में जनन की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जनन के कारण ही प्रजातियों का लंबे समय तक जीवित रहना सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें एक शब्द आता है जीवन अवधि। प्रत्येक जीव की एक जीवन अवधि होती है। वो जीव जो है, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। जीवन अवधि के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई भी जीव का आकार या साइज उससे संबंध नहीं रखता। जैसा कि हम कौवा और तोता के आकार को देखें तो उनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में काफ़ी अंतर होता है। उसी प्रकार से आम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की तुलना हम करते हैं तो वहाँ पर भी हम उन दोनों में वृक्ष की तुलना बहुत कम होती है जीवन अवधि उनकी। जीवन अवधि भले ही कितनी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं हम कि एक कोश की जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। यहाँ पर हम कुछ जीवों के जीवन अवधि की एक सूची तैयार किए हैं। जैसे कि हाथी 65 वर्ष तक जीवित रहता है। गुलाब और केला गाय कुछ है उनका, आप लोग खुद उसको पता करके लिखेंगे। कुत्ता 20 से 30 साल तक जीवित रहता है। तितली 1 से 2 हफ्ते तक। कौवा 15 साल तक रह सकता है। तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष है। मगरमच्छ 60 साल तक जीवित रह सकता है। कछुआ 100 से लेकर 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और बरगद का पेड़ या बरगद की आयु कह सकते हैं हम 200 वर्षों तक की होती है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है प्रजनन क्या है, प्रजनन की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तो किसी भी जीव या कोई जो जीव है अपने समान एक छोटे से जीव को या संतति को जन्म देता है तो यह प्रक्रिया जो है प्रजनन कहलाती है। प्रजनन में संतति जो उत्पन्न होता है वह वृद्धि करता है, उसमें परिपक्वता आती है, इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार से जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन के लिए क्यों आवश्यक है या जनन क्यों अनिवार्य है कह सकते हैं हम। तो किसी भी जीव की निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों में होता रहता है। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। विभिन्नताएं या वेरिएशन, प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं एवं नए गुण वाले जीव उत्पन्न होते हैं। विभिन्नताओं का स्थानांतरण, प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। प्रजनन के प्रकार, सामान्यतः प्रजनन जो है 2 विधियों से होता है। पहला अलैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक प्रजनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो अलैंगिक प्रजनन में जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक
द्वारा युग्मक या गैमेट्स निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। क्लोन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। अलैंगिक प्रजनन मुख्यतः निम्न वर्गीय पौधों जैसे कवकों, शैवालों, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस आदि में पाया जाता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है, अर्थात जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इस कारण से इसे हम कायिक प्रजनन या सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, दो युग्मक आपस में संलयन नहीं करते या फ्यूजन नहीं करते। इसमें केवल विभाजन जो होता है समसूत्री विधि द्वारा विभाजन होता है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन इस प्रजनन में दो जनक अर्थात जो विपरीत लिंग कह सकते हैं, एक नर और एक मादा, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक आपस में उनमें संयुग्मन होता है और युग्मन के पश्चात मिलकर के युग्मनज या इसे जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होता है और यह पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन जो होता है अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकारों से होते हैं जो सामान्यतः निम्न वर्गीय पौधों में होते हैं, जिसमें पहला विधि है विखंडन के द्वारा। इसमें कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजित होकर के जीवद्रव विभाजन होता है, फिर केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसको हमने चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। या अधिकतर अमीबा, पैरामीशियम में इस प्रकार का विभाजन जो है विखंडन विधि के द्वारा इसमें जनन की प्रक्रिया होती है। नए जीव उत्पन्न हो जाते, एक जीव से दो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी विधि है मुकुलन या कलिकायन। यह ज़्यादातर ईस्ट में पाया जाता है। हाइड्रा में कलिका निकलती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा ब्रायोफिलम जो होता है, पत्तियों से भी उसमें एक कलिका निकल जाती है और एक नया पौधा उससे तैयार हो जाता है। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। इसमें अधिकतर ये क्या होता है, अमीबा जो होता है, अमीबा में उसके जो पादाब होते हैं वो संकुचित कर लेता है और अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। इस प्रकार की घटना को पुटी भवन भी कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां का पुनरागमन होता है तो पुटीकृत अमीबा बहुविखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है और उसमें से सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबाब कहते हैं जिसको, वो उत्पन्न कर लेता है। पुट्टी की भित्ति जो है फट जाती है और फटने से बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इससे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को हम बीजाणु जनन भी कहते हैं। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है, किसी जीव के शरीर के अनेक टुकड़े विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है वृद्धि करके एक नए जीव को विकसित कर लेता है या विकसित करके जो कि नई एक संतति उत्पन्न करता है, जैसे कि हाइड्रा। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं।